आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बुलेटिन में आज बात सबसे पहले बच्चों की सेहत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर की, जो पेरेंट्स की चिंता को दूर करेगी। देश में अब 5 साल और उससे ऊपर के बच्चों के कोरोना वैक्सीनेशन का रास्ता भी साफ हो गया है। बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और अब तक देश में 12 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लग रही थी, लेकिन अब 5 से लेकर 12 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। बच्चों के वैक्सीनेशन पर बड़ा फैसला। अब बच्चों को भी लगेगा कोरोना का टीका। अब 5 से 12 साल के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन की डोज लगेगी। 5 से 12 साल के बच्चों के लिए कार्बोवैक्स और 6 से 12 साल के बच्चों को कोवैक्सीन की खुराक लगेगी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इन वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। बच्चों की सेहत से जुड़े बड़े फैसले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर लिखा है कि भारत की कोविड से लड़ाई अब और अधिक मजबूत हो गई। 6 से 12 आयु वर्ग के लिए कोवैक्सीन, 5 से 12 आयु वर्ग के लिए कार्बोवैक्स, 12 से ऊपर के आयु वर्ग के लिए जाइकोव डी की 2 डोज को रेस्ट्रिक्टेड यूज इन इमरजेंसी सिचुएशंस की मंजूरी दी है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि वैक्सीन लगाने का अभियान कब से शुरू होगा, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इसे लेकर गाइडलाइन जारी किया जाएगा। अब सरकार ने डिसेंडिंग ऑर्डर मोड में जो है टीकाकरण अभियान शुरू किया है और उसके बाद 12 से 15 के बाद अब 6 साल से लेकर 12 साल तक के जो बच्चे हैं उनको अब टीका दिया जाएगा और कोवैक्सीन का डोज लग सकेगा। निश्चित रूप से अब गाइडलाइन का इंतजार हो रहा है। जैसे ही बिहार सरकार अब गाइडलाइन जारी करेगी उसके बाद सभी वैक्सीनेशन केंद्रों पर अब 6 साल से लेकर 12 साल तक के जो बच्चे हैं उन्हें अब टीका दिया जा सकेगा। दरअसल कोरोना वायरस के पिछले लहर में बच्चों पर ज्यादा गहरा असर नहीं पड़ा था, लेकिन नए वेरिएंट XE की चपेट में बच्चे भी आ रहे हैं। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड-19 की उभरती स्थिति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद बच्चों की वैक्सीन को लेकर गाइडलाइन भी जारी हो सकती है। पटना से न्यूज 18 के लिए रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और अब खबर तो समझिए, सरकार के फैसले से पेरेंट्स की चिंता दूर हो गई है। स्कूल पूरी तरह से खुल जाने के बाद पेरेंट्स के दिल में कोरोना को लेकर खासी चिंता थी। पहले की तरह बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चों को इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा है। वैक्सीन को हरी झंडी दिए जाने के बाद अब पेरेंट्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। फिलहाल 12 से लेकर 14 साल के बच्चों को कॉर्बोवैक्स वैक्सीन दी जा रही है। 15 से 17 साल के बच्चों को कोवैक्सीन का डोज दिया जा रहा है और आज मिली मंजूरी के बाद देश में 6 से लेकर 12 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों को कुल 3 कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। दुनिया में कोरोना वायरस फैलने की रफ्तार एक बार फिर से तेज हो गई है। भारत में लगातार 7वें दिन 2000 से ज्यादा मामले मिले हैं और बीते अगर 24 घंटे की हम बात करें तो 2000 मामले जहां एक दिन में आ रहे हैं, वहीं पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2483 नए मामले मिल गए और यह आशंका है कि जून के अंत तक कोरोना की चौथी लहर पीक पर हो सकती है। चौथी लहर की आहट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बात करने वाले हैं। कल दोपहर 12 बजे सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस वक्त में बच्चों के लिए, जिसमें 6 से 12 साल के बच्चे शामिल किए गए हैं, उनके लिए वैक्सीन देने की शुरुआत, बड़ी राहत पेरेंट्स को मिलती हुई। और अब बात फिदायीन हमले की। आपने फिदायीन हमले का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन फिदायीन हमले के बारे में जानते भी होंगे, लेकिन कभी फिदायीन हमला होते देखा नहीं होगा। आज हम आपको 19 सेकंड का वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें एक महिला फिदायीन ब्लास्ट करते दिखाई देगी। देखिए आपके सामने तस्वीर, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसी एक महिला ने फिदायीन हमला किया। पाकिस्तान के कराची शहर की यूनिवर्सिटी में आज दोपहर फिदायीन हमला हुआ और इस हमले में
4 लोगों की मौत हो गई है। काले शॉल ओढ़े ये जो महिला आपको नजर आ रही है, ये फिदायीन हमला करने के लिए यहां पर खड़ी थी और हमला कन्फ्यूजियस इंस्टीट्यूट के पास एक कार के करीब किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कराची यूनिवर्सिटी कैंपस में जिस कार में यह धमाका हुआ उसमें एक महिला भी सवार थी। बाहर आने के बाद इसने धमाका कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। मारे गए लोग जो हैं उनमें 3 चीन के महिला नागरिक हैं, वही चौथा शख्स उनका पाकिस्तानी ड्राइवर बताया गया है। बलोच लिबरेशन फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली है और इसी संगठन ने पिछले महीने गिलगित में सैन्य ठिकानों पर हमला भी किया था। इसमें 22 सैनिक और 4 आम नागरिक मारे गए थे। और ये तस्वीर देखिए, सीसीटीवी कैमरा जो यहां सुरक्षा के लिहाज से लगाया गया था उसमें तस्वीरें कैद हुई। ये महिला जो यहां पर आपको खड़ी नजर आ रही है, जैसे ही ये कार पास में पहुंचती है खुद को धमाके से ये महिला उड़ा देती है और जिसमें कार में सवार 3 चीनी महिलाओं की मौत हुई है, एक पाकिस्तानी ड्राइवर की भी जान गई। और अब खबर तो समझिए कि फिदायीन हमला होता क्या है। फिदायीन हमला आतंकियों की खतरनाक रणनीति है। फिदायीन हमला आत्मघाती रणनीति का उनका हिस्सा है और आत्मघाती हमलावर मानव बम की तरह काम करते हैं। हमले के दौरान फिदायीन हमेशा खुद को मरने के लिए तैयार रखते हैं। हमलावर टारगेट को यह समझकर अंजाम देता है कि उसमें उसकी मृत्यु तय है। 1981 से 2006 के बीच दुनिया भर में लगभग 1200 आत्मघाती हमले हुए, जो कुल आतंकवादी हमलों का अगर जिक्र करें तो उन आतंकवादी हमलों का 4% थे। लेकिन इसमें मारे गए लोगों की संख्या की अगर बात की जाएगी तो यह संख्या 32% के आसपास नजर आती है। और फिदायीन हमले में आज जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, 4 चीनी नागरिकों की मौत हो गई। अब बात लालू के लाल की। जी हां, विवादों से नाता रखने वाले तेज प्रताप ने इस बार इस्तीफे का एक नया पैंतरा चला है। पूरी रिपोर्ट देखिए और फिर खबर तो समझिए। बन रही है, सरकार बनाएंगे, खेल होगा, ये सीक्रेट है, हमारी सीक्रेट बातचीत हुई है नीतीश जी से। बिहार में खेला होगा, तेज प्रताप यादव का ये बयान 22 अप्रैल शुक्रवार का है, जब आरजेडी की इफ्तार पार्टी में नीतीश के पहुंचने के बाद लालू के बड़े लाल ने ये कहकर सबको चौंका दिया था कि बिहार की सत्ता में बड़ा उलटफेर होने वाला है। लेकिन ये क्या? 2 दिन बाद ही तेज प्रताप कहने लगे कि वे आरजेडी से ही तौबा करने वाले हैं। तेज ने ट्वीट किया और लिख दिया कि पिताजी से मिलकर पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। अपने ट्वीट में तेज प्रताप यादव ने लिखा, मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का काम किया, सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया, जल्द अपने पिता से मिलकर अपना इस्तीफा दूंगा। तेज प्रताप ने इस ट्वीट में लालू प्रसाद, आरजेडी, तेजस्वी यादव, राबड़ी और मीसा भारती को भी टैग किया। तेज के इस ट्वीट के बाद सभी हैरान हैं, क्योंकि लालू के बड़े लाल ने पार्टी छोड़ने की बातों को सार्वजनिक कर डाला है। तेज प्रताप आखिर क्यों खुद की पार्टी से नाता तोड़ना चाहते हैं, इसे तो वे ही बेहतर समझें। लेकिन पूरे विवाद की जड़ 22 अप्रैल को इफ्तार पार्टी के ही दिन युवा आरजेडी के अध्यक्ष रामराज यादव के तेज प्रताप पर लगाए गंभीर आरोपों से ही जुड़े हैं, जिसमें उन्होंने तेज प्रताप पर पिटाई करने का आरोप लगाया था। हालांकि तेज ने खुद पर लगे आरोपों से इनकार किया, लेकिन अब तेज प्रताप नाराज है। वैसे आरजेडी में मचे घमासान के बीच सियासी गलियारे में बयानों के तीर चलने जरूर शुरू हो चुके हैं। आज तेज प्रताप जी इस्तीफा की पेशकश कर रहे हैं और वो भी विचारणीय है। अरे साहब, ये सब नौटंकी सभी जानते हैं, कहां फंसे हुए हैं। ये लालू जी के पुत्र हैं, सिर्फ उन्हीं का चलता है, बाकी कार्यकर्ता तो झोला उठाने के लिए और पिटाई खाने के लिए है राजद में। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि राजनीतिक दल कोई पारिवारिक संपत्ति नहीं है, विरासत में मिली संपत्ति नहीं है जिसमें बंटवारा बराबरी का होगा। इसमें जिसमें नेतृत्व की क्षमता होती है, जिसमें संगठन की क्षमता होती है, वो आगे बढ़ जाता है। और तेज प्रताप जी तो पहले भी एक बार इस्तीफे की धमकी दे चुके हैं। जबकि राबड़ी आवास पर दावत इफ्तार के दिन क्या कुछ हुआ था,
इस पर लालू के छोटे लाल तेजस्वी किसी भी तरह की जानकारी होने से ही इनकार करते रहे हैं। तो फिर सवाल उठता है कि अपनी ही पार्टी नेताओं पर तेज प्रताप को गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या आरजेडी में कब्जा करने की परिवार में होड़ चल रही है? लालू की गैर मौजूदगी में क्या सक्षम और परिपक्व नेतृत्व की कमी है? क्या लालू की राजनीतिक वारिस बनना चाहते हैं तेज प्रताप? सवाल कई हैं जो आरजेडी के भीतर चल रहे संघर्ष को बयां करने के लिए काफी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर तो समझिए। दरअसल तेज प्रताप का विवादों से पुराना नाता है, लेकिन इस बार बड़ा घमासान मचा हुआ है। बात तेज प्रताप यादव के इस्तीफे तक अब जा पहुंची है और कई मुद्दों पर तेजस्वी से अलग राय रखते हैं तेज प्रताप यादव। तेजस्वी यादव खुद को लालू का वारिस साबित कर चुके हैं। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से तेज प्रताप का मतभेद भी बहुत पुराना है और जग जाहिर है। जगदानंद सिंह को हिटलर तक तेज प्रताप यादव कह चुके हैं। तेज प्रताप के बयानों से तेजस्वी पल्ला झाड़ते रहे हैं और कई बार पार्टी उनके बयानों से असहज भी हो चुकी है। आपको याद होगा तेज प्रताप यादव ने ही लालू को बंधक बनाने की बात कही थी। रघुवंश बाबू को एक लोटा पानी कहकर तेज प्रताप की तरफ से जलील किया गया था। 3 सालों के बाद जब पटना पहुंचे थे लालू तो उन्होंने धरना दे दिया था। तो सवाल उठना लाजमी है। तो ये सवाल उठता है कि क्या लालू फैमिली में नेतृत्व की लड़ाई चल रही है? परिवार में खुद की उपेक्षा की भी बात तेज प्रताप कई मौकों पर कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं। तेज प्रताप जल्द ही अब जनशक्ति यात्रा पर निकलने वाले हैं और इस जनशक्ति यात्रा के साथ वो जनता के बीच जनता के साथ संवाद भी करेंगे। और अब बात पीके की। चुनाव में लगातार मिल रही करारी हार के बाद कांग्रेस खुद को 2024 के लिए तैयार कर रही है, जिसमें चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भूमिका सबसे अहम और महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। लेकिन आज पीके ने कांग्रेस को झटका दे दिया। पीके ने कांग्रेस के ऑफर को साफ तौर पर ठुकरा दिया है। क्यों पीके को रास नहीं आई कांग्रेस? पूरी रिपोर्ट देखिए और फिर खबर तो समझिए। प्रशांत किशोर और कांग्रेस में नहीं बनी बात। पीके ने ठुकराया सोनिया का ऑफर। आखिरकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस का दामन थामने से इनकार कर दिया। पिछले 15 दिनों से अटकलें चल रही थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, लेकिन प्रशांत किशोर ने इस पर ब्रेक लगा दिया। अपने ट्वीट के जरिए प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट में लिखा है, मैंने ईएजी का हिस्सा बनने, पार्टी में शामिल होने और चुनावों की जिम्मेदारी लेने का कांग्रेस का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मेरी राय में पार्टी की अंदरूनी समस्याओं को ठीक करने के लिए कांग्रेस को मुझसे ज्यादा लीडरशिप और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है। मतलब साफ है कि पीके को कांग्रेस का ऑफर पसंद नहीं आया और उन्होंने कांग्रेस का ऑफर ठुकरा दिया। पीके के इनकार के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी एक ट्वीट किया और लिखा कि प्रशांत किशोर के साथ प्रेजेंटेशन और चर्चा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 का गठन किया है और उन्हें तय जिम्मेदारियों के साथ समूह के हिस्से के रूप में पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हम पार्टी को दिए गए उनके सुझावों की सराहना करते हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ने 600 पेज का प्रेजेंटेशन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिया था। फिर सोनिया ने 8 सदस्यों की कमेटी से पीके को पार्टी में शामिल करने पर सलाह मांगी थी। कमेटी ने प्रशांत किशोर को कांग्रेस में आने से पहले बाकियों का साथ छोड़ने को कहा था। मतलब साफ है कि दोनों को एक दूसरे का फॉर्मूला रास नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब आप समझिए कि आखिर पीके ने कांग्रेस को हाथ लगाने से इनकार क्यों कर दिया। दरअसल प्रशांत किशोर रणनीतिकार के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी हैं जो आईपैक नाम की कंपनी चलाते हैं। कांग्रेस चाहती थी कि प्रशांत किशोर सिर्फ कांग्रेस के लिए ही काम करें, जबकि उनकी संस्था आईपैक हाल ही में तेलंगाना में केसीआर के साथ भी काम करने के लिए तैयार हो गई। और इसके अलावा प्रशांत किशोर पार्टी में बड़ा पद चाहते थे,
जबकि कांग्रेस उन्हें एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 में शामिल करने भर के लिए ही तैयार थी। प्रशांत किशोर इस भूमिका में उतरना नहीं चाहते थे, बल्कि कांग्रेस में अहम परिवर्तन करने और सुझाव देने के रोल में खुद को लाने की बात कर रहे थे। कांग्रेस प्रशांत किशोर के सांगठनिक फेरबदल के प्रस्ताव को भी अपनाने के लिए तैयार नहीं थी। प्रशांत किशोर कांग्रेस में बड़े बदलावों के लिए फ्री हैंड चाहते हैं, जिसको लेकर कांग्रेस सहज नहीं थी। प्रशांत किशोर की रणनीति की बजाय पार्टी ने उन्हें 2024 के चुनावों के लिए रणनीति बनाने वाली समिति में एक पद की पेशकश की थी। एक और कारण प्रशांत किशोर पर पार्टी का पूरा भरोसा न होना भी रहा, क्योंकि पीके जेडीयू को छोड़ चुके हैं। नीतीश कुमार ने पीके को बहुत सम्मान दिया था। जेडीयू का उपाध्यक्ष पीके को बनाया था नीतीश कुमार ने। बावजूद इसके पीके ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया और ये अविश्वास वाली भावना भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में पीके को किसी अहम जिम्मेदारी और पद देने से रोक रही थी। हालांकि सरकार बिजली संकट को गंभीरता से ले रही है। झारखंड की वो तस्वीर भी दिखाते हैं आपको, जहां पर बिजली संकट लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब इस वक्त बन गई है। सरकार की तरफ से इस संकट को दूर करने को लेकर गंभीरता दिखाई जा रही है, लेकिन इससे पहले कि झारखंड में बिजली संकट को लेकर कोई कदम सरकार की तरफ से उठाया जाता, उससे पहले साक्षी ने ट्वीट कर सरकार से तीखे सवाल पूछ लिए। महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट का सबसे सफल कप्तान। धोनी जिसने देश भर में रांची को पहचान दी। महेंद्र सिंह धोनी जो देश दुनिया के किसी भी शहर में बसने की क्षमता रखते हैं, लेकिन धोनी है कि लौटकर रांची ही चले आते हैं। रांची से ये धोनी का लगाव ही है कि वो भले ही देश दुनिया में घूम घूम कर क्रिकेट खेलें, लेकिन परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने रांची ही आते हैं। कभी देवड़ी मंदिर में पूजा करते दिख जाते हैं, तो कभी रांची की सड़कों पर बाइक चलाते। पर अब धोनी कहीं रांची न छोड़ दें। सुनकर चौंक गए, चौंकना चाहिए भी, पर इस सवाल की एक खास वजह है, और वो वजह है महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी सिंह धोनी का वो ट्वीट, जिसके जरिए उन्होंने रांची की बिजली व्यवस्था की सच्चाई बयां की है। साक्षी ने लिखा है, झारखंड के एक करदाता के रूप में बस ये जानना चाहती हूं कि झारखंड में इतने सालों से बिजली संकट क्यों है। हम जिम्मेदारी के साथ यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम ऊर्जा की बचत करें। ये पहली बार नहीं है जब साक्षी धोनी ने रांची की चरमरा चुकी बिजली व्यवस्था पर सवाल किया हो। साक्षी धोनी ने 2019 में भी बिजली संकट को लेकर ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, रांची के लोगों को आए दिन बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है। प्रतिदिन 4 से 7 घंटों के लिए बिजली कटौती की जा रही है। आज यानी 19 सितंबर 2019 को बीते 5 घंटे से बिजली नहीं है। आज बिजली कटौती का कारण समझ नहीं आता, क्योंकि मौसम सही है और आज कोई त्योहार भी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस समस्या का संबंधित अधिकारियों द्वारा समाधान निकाला जाएगा। रांची के सिमलिया में धोनी की आवाज के बाहर पहुंचे स्थानीय लोगों का भी कहना है कि साक्षी धोनी ने आम आदमी की आवाज को बुलंद करने का काम किया है। बिजली कितनी परेशान कर रही है आपको? बहुत परेशान कर रही है। रात भर में ऐसे मोबाइल चार्ज तक नहीं होता है, बढ़िया से सो नहीं पाते हैं। रात भर परेशान रहते हैं। दिन में तो काम करने के लिए जाते हैं, रात में ऐसे सो नहीं पाते बढ़िया से, इतना परेशान। अब सोचिए जरा, साक्षी धोनी ने बिजली कटौती पर 2019 में भी सवाल उठाया और अब फिर से सवाल उठा रही हैं, लेकिन इतने दिनों में भी झारखंड की राज्य सरकार बिजली व्यवस्था को सुधार नहीं पाई। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।